रात का घनघोर अंधेरा बाहर छाया हुआ था और साथ ही उस पर कोहरे ने चादर चढ़ा रखी थी। लेकिन शायद उस हवेली में किसी को चैन की नींद नहीं आ रही थी। कदमों की तेज आहट सुनकर तन्नू की नींद खुली। वो कुछ देर के लिए अपने बिस्तर पर ही लेटकर उन कदमों की आहट को सुनकर सोचने लगा, इतनी रात को कौन टहल रहा है हवेली में, कहीं कोई चोर तो नहीं। वह अपने बिस्तर से उठा। उसने अपना नाइट गाउन डाला और धीरे से अपने कमरे का दरवाज़ा खोला। तन्नू उन तेज कदमों के आहट का पीछा करने लगा। वह उसी जगह पहुंचा गया, लेकिन जो उसने देखा उस पर यकीन कर पाना शायद हर पढ़े लिखे युवक के लिए असंभव था। तन्नू ने देखा वही कंकाल की हवेली में इधर उधर घूम रहा था। शायद वो अपना सिर ढूंढ रहा था। तन्नू एक तरफ बड़ी सावधानी से छुप कर ये सब कुछ देख रहा था। एक ओर जहां उसके रोंगटे खड़े हुए थे, वहीं दूसरी ओर उसने मन में सवाल भी था, और वह ये था कि ये कंकाल उस तहखाने से बाहर कैसे आया। वहां तो ताला लगा दिया था। तन्नू उस कंकाल का बड़ी सावधानी से पीछा करने लगा। जैसे ही घड़ी ने 3 बजे का घंटा बजाया, वो कंकाल अपने तहखाने की ओर बढ़ने लगा। तन्नू भी उसके पीछे पीछे वो हो लिया। उसने देखा कि वह अंग्रेज का कंकाल अपने संदूक के अंदर जाकर लेट गया। फिर संदूक अपने आप बंद हो गया और ठीक उसी तरह बंद हो गया हवेली के तहखाने का दरवाज़ा। तन्नू को बड़ी हैरत हुई ये सब देखकर। तन्नू सीढ़ियाँ चढ़कर अपने कमरे में वापस आ गया और अपने बिस्तर पर लेट गया। लेटकर तन्नू ने यह सोचने लगा कि सबकी बात सही साबित हो गई। इस हवेली में हकीकत में भूत है, जो शायद रोजाना ही इस हवेली के चक्कर लगाता है। शायद उसे अपने खोपड़ी की तलाश है। यह सिर कटा कंकाल इस हवेली में तब तक घूमता रहेगा जब तक उसे अपना सिर नहीं मिल जाता। लेकिन उस सिर को चुराया किसने होगा, क्यों चुराया होगा? शायद उस कंकाल की खोपड़ी कुछ ज़्यादा ही कीमती है, उस कंकाल के लिए भी और उसे ढूंढने वाले के लिए भी। तनु इस सोच में सो नहीं पाया और देखते ही देखते सुबह हो गई। सवेरे होते ही उसने नाश्ता किया और सबसे पहले तहखाने में पहुंच गया। लेकिन एक बार फिर वो हैरान में पड़ गया। उसने देखा कि तहखाने के दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। उसने निहारिका को आवाज़ लगाई और उससे चाबी लाने को कहा। निहारिका फौरन ही चाबी लेकर पहुंची। उसने तन्नू को चाबी दे दी। तन्नू ने तुरंत ही ताला तहखाने का दरवाज़ा खोल दिया। निहारिका भी उसके साथ ही तहखाने में चली गई। वो तन्नू को बड़ी हैरत से देख रही थी, क्योंकि तन्नू के माथे पर चिंता की लकीरें थी। उसने तन्नू से पूछा, आप क्या ढूंढ रहे हैं नवाब साहब? तन्नू ने उसे पिछली रात की सारी घटना बताई और उसे सुन निहारिका डर गई। तन्नू ने सबसे पहले उस संदूक को खोला जिसमें कंकाल रखा था। उसने कंकाल का अच्छी तरह से निरीक्षण किया। फिर उसने उस संदूक का अच्छी तरह से निरीक्षण किया। उसे ये लगा कि यह संदूक में कोई ऐसा सुराग छुपा हो जो उस कंकाल का राज बताने में मदद करे। लेकिन उसके हाथ निराशा ही लगी। फिर दोनों ने मिलकर संदूक बंद कर दिया और तहखाने का अच्छी तरह से निरीक्षण करने लगे। निहारिका ने तन्नू से फिर एक बार पूछा, हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं नवाब साहब? तन्नू ने जवाब दिया, इस कंकाल से संबंधित हर उस चीज की तलाश कर रहे हैं जो उन्हें उस चमत्कारी खोपड़ी तक ले जाए। तन्नू और निहारिका ने अच्छी तरह से तहखाने में हर चीज की तलाश ली ताकि उन्हें कुछ अहम सुराग मिल जाए जो उन्हें उस चमत्कारी खोपड़ी तक पहुंचा दे। अंत में उन्हें तन्नू के अब्बू के दोस्त डॉक्टर जाकिर की तस्वीर मिली, जिसके पीछे उनका पता और फ़ोन नंबर लिखा हुआ था। तन्नू ने अपने मन में सोचा कि ये एक अहम सुराग है जो उन्हें उस चमत्कारी खोपड़ी के बारे में अधिक से अधिक जानकारी दे सकता है। निहारिका और तन्नू ने तहखाने को अच्छी तरह से बंद कर दिया और ऊपर हॉल की तरफ आ गए, जहाँ शहनाज पहले से ही उनका इंतजार कर रही थी। उसने तन्नू और निहारिका से पूछा, तुम दोनों नीचे तहखाने में क्या कर रहे थे? इतनी बड़ी हवेली छोटी पड़ गई थी क्या जो कोना ढूंढते तहखाने में पहुंच गए थे? तन्नू और निहारिका मुस्कराए। फिर तन्नू ने कहा, ऐसा कोई बात नहीं है। कल रात हुए एक हादसे के बाद हम लोग कुछ ढूंढने के लिए तहखाने में गए थे। कौन सा हादसा? शहनाज ने अचंभित स्वर में पूछा। तन्नू ने विस्तारपूर्वक सारी बातें बताई, जिसे सुन शहनाज मारे खौफ के थर थर काँप रही थी। लेकिन उसने उस सबसे
अपने डर को छुपाते हुए पूछा, अच्छा तो कुछ मिला क्या नीचे थकाने में? तन्नू ने उसे डॉक्टर जाकिर के बारे में बताया। उसने शहनाज को बताया कि उसे डॉक्टर जाकिर की तस्वीर मिली है। उसके पीछे उनका लंदन का पता और फ़ोन नंबर भी लिखा हुआ है। ठीक है, इस नंबर पर कॉल करके पता चल जाएगा कि उस अधगले कंकाल और खोपड़ी का राज क्या है। अब तुम्हारी अम्मी का दवाई देने का समय हो गया है। बाद में डॉक्टर जाकिर के बारे में पता कर लिया जाएगा। चलो जरा दवाई पिलाने में मदद करो, शहनाज ने तन्नू और निहारिका से कहा। फिर तीनों तन्नू की अम्मी के कमरे में दवाई पिलाने चले गए। तन्नू की अम्मी को दवा देने के बाद निहारिका बावर्ची खाने में नौकरों के ऊपर नज़र रखने चली गई। इधर तन्नू और शहनाज हॉल में चिमनी के पास बैठकर बातें कर रहे थे। शाम हो चली थी और बाहर सूरज की रोशनी फीकी पड़ने लगी थी। ठंड होने के कारण कोहरे ने भी हल्की चादर चढ़ा रखी थी। इतने में अचानक फ़ोन की घंटी बजती है। तन्नू फ़ोन का रिसीवर उठाता है और अपने कानों से लगाता है, फिर भारी स्वर में कहता है, हेलो। उधर से भी आवाज़ आती है, हेलो। कौन? तनवीर। मैं शहनाज का अब्बू बोल रहा हूँ। अब तुम्हारी अम्मी की तबीयत कैसी है? कुछ सुधार हुआ उनकी हालत में? शहनाज के अब्बू ने तन्नू से पूछा। तन्नू ने अपनी अम्मी का हाल उन्हें बताया और फिर शहनाज को अपनी तरफ आने का इशारा किया। थोड़ी देर शहनाज के अब्बू से बात करने के बाद उसने बोला, शहनाज भी यहीं खड़ी है अंकल, लीजिए उससे भी गुफ्तगू कर लीजिए। शहनाज ने रिसीवर तन्नू के हाथ से लिया और अपनी दाईं तरफ कान से लगा लिया और बोली, हेलो अब्बू, आप कैसे हैं? उधर से आवाज़ आई, मैं ठीक हूँ बेटा, तुम बताओ तुम कैसे हो? मैं भी अच्छी हूँ, यहाँ काफ़ी खुश भी हूँ। आंटी को दवा समय से दे रही हूँ, आप इस बात की चिंता ना करिएगा, शहनाज ने आश्वासन जताते हुए कहा। मैं जानता हूँ तुम इस मामले में काफ़ी होशियार हो। अच्छा सुनो, मैं कल हैदर को भेज रहा हूँ। उसके स्कूल की छुट्टियाँ भी हो गई है और वो तुम्हारे पास जाने की जिद किए हुए हैं, शहनाज के अब्बू ने उससे कहा। ठीक है अब्बू, हम लोग यहाँ उसका इंतज़ार करेंगे, निहारिका ने एक बार फिर आश्वासन जताते हुए कहा और गुड बाय बोलकर फ़ोन का रिसीवर नीचे रख दिया। उसने तन्नू को हैदर के बारे में बताया। उसने कहा कल वो यहाँ पहुँच जाएगा। तन्नू ने भी प्रशंसापूर्वक कहा, चलो अच्छा है, हम सबका दिल भी लगा रहेगा। हैदर 7 साल का था और शहनाज का छोटा भाई था, जिसके पैदा होने के 4 साल बाद उन दोनों की अम्मी का इंतकाल हो गया था, जिसके बाद दोनों बच्चों की जिम्मेदारी शहनाज के अब्बू ने बखूबी निभाई थी। दोनों बच्चों को कभी अपनी अम्मी की कमी नहीं खली। जहाँ शहनाज एक सुलझी हुई सुंदर लड़की थी, वहीं हैदर बहुत शरारती और हाजिर जवाब था। उसकी शरारतों के किस्से अक्सर उसके स्कूल से सुनने को मिल जाते थे। अब तक शायद ही कोई ऐसा दिन गुजरा होगा कि हैदर की शरारतों की शिकायत उसके घर तक ना पहुंची हो। लेकिन पढ़ाई के मामले में हैदर अपने क्लास में सबसे आगे था। शायद यही वजह थी कि उसकी इतनी शरारतों के बावजूद उसे कभी निकाला नहीं स्कूल वालों ने। रात काफ़ी हो चली थी। निहारिका ने तन्नू और शहनाज को खाने के लिए बुलाया। दोनों बावर्ची खाने के सामने वाले हॉल में रखी डाइनिंग टेबल पर खाने के लिए बैठ गए। खाना खाने के बाद तन्नू ने शहनाज को रोज की तरह गुड नाइट कहा और अपने कमरे में सोने चला गया। थोड़ी देर बाद उसके कमरे निहारिका ने रोज की तरह पानी का जग और गिलास रख दिया। तन्नू ने निहारिका को आते और पानी रख कर जाते तक नहीं देखा, क्योंकि वह उस खोपड़ी और रदगले कंकाल के बारे में सोच रहा था। वो डॉक्टर जाकिर और उनके कंकाल से संबंध के बारे में सोच रहा था। वो सोच रहा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा जो डॉक्टर जाकिर अचानक ही लंदन निकल गए। हो सकता है उन्हें इस जिंदा लाश के बारे में जानकारी हो, तभी उन्होंने अचानक ही लंदन की यूनिवर्सिटी में पढ़ने का आवेदन किया हो और उनका आवेदन स्वीकार कर लिया गया हो। तन्नू के सोचते सोचते ही काफ़ी रात बीत गई थी। तभी अचानक बड़ी जोरों की आवाज़ सुनाई पड़ी, धड़ा, जैसे कहीं किसी ने दरवाजे पर बहुत जोर से एक लात मार दी और दरवाज़ा खुल गया।